हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बारे में। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में या मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बारे में। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। ओके, तो आज का ये जो लेक्चर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है 11th क्लास के लिए, क्योंकि बिना मैथमेटिकल बैकग्राउंड या बिना मैथमेटिकल टूल्स के आप लोग 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, या पढ़ोगे तो आप लोग रटोगे। ओके, तो इसलिए 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और 12th क्लास वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड को स्किप करके केवल फिजिक्स का सिलेबस पढ़े रहते हैं, तो उन लोग यहाँ से अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स के लिए ज़रूरी है। ओके, और ये सीजी बोर्ड वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जिन लोग जेई या नीट का या अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें उनके सिलेबस में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सभी के लिए भी ये आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस चर्चा कर लेते हैं कि जो फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमको फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है व्हाई वी नीड मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड समझेंगे एलजेब्रा। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है एलजेब्रा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हमको फिजिक्स में जितना ज़रूरी है वाले देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी फार्मूलाज देखेंगे। उसके बाद एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूले के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और कुछ बेसिक फार्मूला इसको भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नया है, कुछ चीज़ें नया हैं, और जो पढ़ चुके हैं उसमें क्या नया है, तो इसको हम लोग देखेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से पैरामीटर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसका यूनिट क्या है इसको मेज़र करने का, एंगल का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। एवरीथिंग वी विल सी अंडर दिस लेक्चर अबाउट द एंगल अंडर द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में देख चुके हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। तो आप लोग 10th क्लास में देख चुके थीटा इज इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक देखे हैं, 90 डिग्री तक। लेकिन हम लोग अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास में आप लोग को थीटा इज इक्वल्स टू 180 तक का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो ये टेबल हम लोग कवर करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वाड्रेंट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक आप लोग फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तब तक ये आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में।
इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो 6 टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनके बीच रिलेशंस देखेंगे, जैसे कि साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशंस को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे एडिशन फार्मूला। उसके बाद क्या देखेंगे, एडिशन फार्मूला देखेंगे। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उन सभी को ऐड करने पर हमको कौन कौन सा फार्मूला मिलता है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस फार्मूला, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उन दोनों में से किसी भी 2 रेशियो को सब्सट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलता है, तो उस टाइप से भी हम लोग को फार्मूला देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का मतलब ये है एक रेशियो को दूसरे रेशियो में चेंज करना है, तो उसके लिए भी कुछ फार्मूलेज हैं, तो उन सभी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है साइन कोसाइन फार्मूला फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब आपको एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और उस त्रिभुज में हमको ये बताना है कि साइन कोसाइन के लिए कितने टाइप्स के हमको फार्मूला मिल सकता है। ओके, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को केवल इतना टॉपिक ही देखना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ओ की जगह पर आई रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सबसे पहले ये लॉगरिथम होता क्या है ये जानेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि ये लॉग होता क्या है एक्चुअल में। हर जगह केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह आप लोग को लॉग का वैल्यू देखने को मिलेगा, लेकिन ये लॉग का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये बोलना क्या चाहता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। लॉगरिथम से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग 3 से 4 फार्मूले जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फिजिक्स में, तो उन फार्मूलेज को भी हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ओके, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ एंड देयर इक्वेशन। आप लोग 10th क्लास से या पिछले क्लास से आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ पढ़ते आ रहे होंगे। तो किसी भी 2 वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशंस को डिफाइंड करते हैं, उसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे और ग्राफ का एक स्पेसिफिक इक्वेशन होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस 5th नंबर के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि ग्राफ होता क्या है, इसका एक्चुअल डेफिनेशंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सा ग्राफ के लिए कौन कौन सा इक्वेशन होता है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो 6 नंबर का जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मैथमेटिक्स स्ट्रीम वालों के लिए है। 11th 12th बायोलॉजी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है और जब तक फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तब तक आपको ये देखने को मिलेगा। और ये केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत आगे भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। जितना इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल कैलकुलस है उतना ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल कैलकुलस भी है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसका अपोजिट है इंटीग्रल कैलकुलस, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारे फार्मूले हैं, वो फार्मूला भी देखेंगे, उसको कैसे याद रखा जा सकता है उसका ट्रिक भी देखेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेम उसी प्रकार इसमें भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे फार्मूला देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और याद कैसे रखना है फार्मूला को उसका ट्रिक भी देखेंगे। ओके, ये सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे छोटे क्लास में 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में जो जनरल फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं आप लोग मैथमेटिक्स में, तो उन सभी जनरल फार्मूला के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सभी फार्मूला का यूज़ आप लोग के फिजिक्स में होता है। एरिया और वेक्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूलेज हैं, तो उन सभी फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लामी थ्योरम के बारे में। लामी थ्योरम के बारे में ये भी आप लोग पढ़ चुके 10th क्लास में, फिर भी हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नज़र में देख लेंगे।
उसके बाद हम लोग का जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के अंदर में जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तब तक आपको वेक्टर देखने को मिलेगा और वेक्टर पढ़ने को मिलेगा। ओके, इसीलिए इसको लास्ट में रखा हूँ। वैसे जैसे हम लोग 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो इसका स्पेसिफिक चैप्टर है, उस चैप्टर में पूरा वेक्टर कवर हो जाएगा। तो फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स है या मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, केवल हमको इतना ही देखना है। तो इन सभी पॉइंट को, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, तो इन सभी 10 पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 करके आगे देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाई वी नीड मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को फिजिक्स का लैंग्वेज माना गया है। मैथमेटिक्स को फिजिक्स का लैंग्वेज माना गया है, भाषा माना गया है। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ़ वी हैव गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स देन इट बिकम्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हमें मैथमेटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज हो गया है तो फिजिक्स को हमको समझने में बहुत इजी होता है और फिजिक्स को डिस्क्राइब करने में भी बहुत इजी होता है, उसको समझने में। और फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको अप्लाई करने में भी क्या होती है, आसानी होती है, यदि हमारा मैथमेटिक्स क्या होता है, अच्छा होता है तो। इसीलिए मैथमेटिक्स को फिजिक्स का भाषा कहा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = -g m1 m2 r², जहाँ पर F को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स और G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m1 और m2 को कहा जाता है टू बॉडी के मास रिस्पेक्टिवली। ओके, और R को कहा जाता है दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पर F को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और 1/4πε0 को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 को कहा जाता है पॉइंट चार्ज और R को कहा जाता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये मैथमेटिक रिलेशन है, मैथमेटिक्स इक्वेशन है। ये इक्वेशन एक है लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। जैसे कि इस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग इजीली बता सकते हैं कि दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो उन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ता है, और यदि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो उन दोनों के बीच का फोर्स क्या होता है, कम होता है। उसी प्रकार अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस r है और 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर घटता है तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ता है, और यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है, घटता है। ओके, तो ईजिली हम लोग इस मैथमेटिक्स रिलेशंस के द्वारा डायरेक्टली डिफाइन कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, मैथमेटिक्स रिलेशंस की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हियर दिस इज द सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन बट a lot of meaning and result concept have hidden inside there। हालांकि आप लोग को एक एक मैथमेटिकल इक्वेशंस दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट और रिजल्ट और बहुत सारा मीनिंग क्या है, छिपा हुआ है। तो ये रोल होता है मैथमेटिक्स का फिजिक्स में। आगे और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इन मैथमेटिक्स such as algebra, trigonometry, calculus, graph, logarithm can be used to make prediction from the basic equation। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ग्राफ, लॉगरिथम, ये सभी मैथमेटिक्स का ही टर्म्स हैं। तो इन सभी टर्म्स का फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। बेसिक इक्वेशंस के टर्म्स में इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और यही इक्वेशंस जो है या यही मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स को आसान बनाता है। हम लोग आसानी से फिजिक्स में जो टॉपिक्स रहते हैं उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उसका रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, सिंस इफ़ वी आर पुअर एट ग्रामर एंड वोकेबलरी
इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कम्युनिकेट एंड फीलिंग। इसका मतलब ये है, जैसे कि यदि इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में यदि हमारा ग्रामर या वोकेबलरी वीक है या हमारा कमज़ोर है वोकेबलरी या ग्रामर, तो उस सिचुएशंस में हमको क्या होगा, कम्युनिकेट करने में या सामने वाला जो बोल रहा है उसको फील करने में क्या होगा, डिफ़िकल्टीज जनरेट होंगे या कुछ दिक्कत आएंगी। उसी प्रकार फिजिक्स में फिजिक्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से समझने के लिए या अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ फिजिक्स द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज मस्ट। ओके, तो ये सारा पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। इतने पॉइंट में आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है फिजिक्स में। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एलजेब्रा। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, तो इसका यूज़ फिजिक्स में कैसे होता है या एलजेब्रा के अंदर में ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिसको हमको फिजिक्स के लिए कवर करना है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ऐसा कुछ इक्वेशंस पढ़े होंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर एक्स स्क्वायर या एक्स को कहा जाता है वेरिएबल, ए बी सी को कहा जाता है कांस्टेंट, जहाँ पर ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे जो कि होता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। और जब हम लोग इस फार्मूले की मदद से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को रूट मिलते हैं। उस रूट को यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा और बीटा कंसिडर किए हैं, और जब इन दोनों रूट को हम लोग जोड़ देते हैं तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है, और जब इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है सी अपॉन ए। यहाँ पर बी और ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन में। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही पढ़ना रहता है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए। कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको इसका रूट निकालना है। दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए का वैल्यू क्या है 4 है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाया गया है। बी का वैल्यू है -15 और सी का वैल्यू कितना है 2 है। हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले में बी का वैल्यू रख देंगे, ए का और सी का वैल्यू रख देंगे। सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद हम लोग को मिल जाता है एक्स इज इक्वल टू -15 प्लस माइनस अंडर रूट -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 2 इंटू 4 अपॉन में। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 225 हो जाएगा, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये 2 4 दी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस अंडर रूट 193 अपॉन 8। ओके, तो ये हम लोग को x का वैल्यू मिल गया प्लस और माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस को हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे, उसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट रूट को हम लोग अल्फ़ा कंसिडर किए हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 15 प्लस अंडर रूट 193 अपॉन 8 मिला है, और माइनस वाले टर्म्स को हम लोग बीटा कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हम लोग को मिला है 15 माइनस अंडर रूट 193 अपॉन 8। इस प्रकार जब हम लोग दोनों रूट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 4। तो यहाँ पर 15 क्या है, बी का वैल्यू है, आप लोग देख सकते हो, और 4 क्या है, ए का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों रूट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हम लोग को मिल जाता है 1/64 ब्रैकेट में 15 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 193 का होल स्क्वायर। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है अल्फ़ा इंटू
बीटा इज इक्वल्स टू 2/4, जहाँ पर 2 क्या है, सी का वैल्यू होता है और 4 क्या होता है, ए का वैल्यू होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे एलजेब्रा के अंदर में ही बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ n इज द एनी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन एंड x is any real number between -1 and +1 then binomial theorem। यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर हमको दिया हुआ है n, और n यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और निगेटिव नंबर भी हो सकता है, या कोई फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, जैसे 1/2, 2/2, 3/2 कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन। और एक और नंबर दिया हुआ है x। यहाँ पर x एक ऐसा नंबर है जो कि कैसा है, रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल नंबर है। और इनका वैल्यू जो है किनके किनके बीच हो सकता है, -1 से +1 के बीच में हो सकता है। तो इस सिचुएशंस में बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 + nx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस डॉट 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 n-1 n-2 डॉट 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 सो ऑन x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसी को कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, एक चीज़ और याद रखिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, यदि यहाँ पर x का वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है, यदि x के मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है अगर वो 1 से छोटा है, तो इस सिचुएशंस में इस इक्वेशंस का जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है उसी को लिखा जाता है या उसी को डिफाइंड किया जाता है। ओके, बाकी जो हायर ऑर्डर वाले टर्म हैं उसको क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे हैं इस केस में। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ mod x लेस देन 1 देन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज हायर ऑर्डर टर्म्स बीइंग वेरी स्मॉल दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर x², x³ x की पावर 4 इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, आगे एक बार और कोशिश करता हूँ मैं समझाने का। जैसे कि यहाँ पर mod x है, mod x का वैल्यू 1 से छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि -1 -2 होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 से छोटा वैल्यू होने का मतलब ये है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब 0.1 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.12 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, बस 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब -1 और +1 के बीच में होना चाहिए वैल्यू। तो -1 और +1 के बीच में वैल्यू कितना है, ये सब हो सकता है। अब जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x का वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.001 हो जाएगा। उसी प्रकार 0.1 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है इसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखिए आप लोग, तो इस प्रकार जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा तो हायर ऑर्डर टर्म्स को यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है, नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया है। इसीलिए तो इस सिचुएशंस में बाइनोमियल थ्योरम को, इससे पहले वाले पेज में हम लोगों ने जो बड़ा सा इक्वेशंस देखे थे, बड़ा सा सीरीज देखे थे, उसी इक्वेशंस को इस सिचुएशंस के लिए केवल फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बाकी सभी को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है। तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम का यही इक्वेशन यूज़ होता है। अभी जितना यहाँ पर बॉक्स में बना हुआ है यही सभी इक्वेशंस ही यूज़ होता है। जैसे कि 1 + x पूरे के पावर में n है तो इसको लिखा जाता है 1 + nx। ये जो n है यहाँ पर सामने में मल्टीप्लाई हो जाता है और बाकी अदर टर्म को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। उसी प्रकार अगर 1 - x की पावर n लिखे तो इसको लिखा जाता है 1 - nx, और n + x की पावर -n लिखा है तो इसको लिखा जाता है 1 - nx। हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। उसी प्रकार 1 - x की पावर -n है तो इसको लिखा जाता है 1 + nx। उसी प्रकार 1 + x पूरे के पावर 3/2 है तो इसको लिखा जाता है 1 + 3/2x। उसी प्रकार 1 - x पूरे के पावर 3/2 है तो इसको लिखा जाता है 1 - 3x/2।
तो ये सब याद रखिएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम का यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिजिक्स में यूज़ होता है। वैसे मैथमेटिक्स में आप लोग बाइनोमियल थ्योरम को बहुत डीप में पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में केवल इतना ही यूज़ होता है, इसलिए इसको मैं बताया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, बाइनोमियल थ्योरम को किसी किसी बुक में कुछ ऐसा लिखा रहता है, सम बुक्स बाइनोमियल थ्योरम, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर के लिए होता है। जब n का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो। इंटीजर नंबर बोलने का मतलब +1 +2 +3 ऐसा। तो इस सिचुएशंस में बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है कि x + a की पावर n, x की पावर n, nc0, a की पावर 0 + nc1, x की पावर n-1, a की पावर 1, nc2, x की पावर n-2, a की पावर 2, ये ऐसे ही चलता जाएगा सो ऑन। जहाँ पर NCR क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, इसको कहा जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको कहा जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n, n-1, n-2 डॉट 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 सो ऑन। ओके, और यहाँ पर n फैक्टोरियल का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे n की जगह 7 है हमारे पास, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को और तोड़कर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यह आपको दे दिया गया 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1। ओके, अब ये वाले फार्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास n का वैल्यू कितना है, 2 है, और r का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2c 0। अब यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। r के जगह पर क्या रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पर n और r का फिर से वैल्यू रख देंगे, 2 और 0, तो 2 - 0 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो हमको मिलेगा 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 × 1, और यहाँ पर बचेगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 फैक्टोरियल को, तो 2 × 1 में तो 2 ही आएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो किसी किसी बुक में बाइनोमियल थ्योरम आपको इस टर्म में देखने को मिलेगा। और ये कौन से सिचुएशंस में बाइनोमियल थ्योरम है, जब n का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। और इससे पहले हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम देखे थे, ये सभी इंडेक्स के लिए है। मतलब n का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, सभी के लिए ये जनरल फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। तो आपके फिजिक्स में केवल यही फार्मूला यूज़ होने वाला है, और फिजिक्स में इस बाइनोमियल थ्योरम का ये वाला केस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर जितना बॉक्स में दिया हुआ है, यही सब ज़्यादा यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम का। इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है आपको बाइनोमियल थ्योरम में। ओके, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम भी क्या होता है, कंप्लीट होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ये 11th क्लास का ग्रेविटेशनल चैप्टर का टॉपिक है, जहाँ पर है g डैश = g r² अपॉन r + h का होल स्क्वायर। और यहाँ पर h का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r + h का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, r + h की पावर में -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r - 2h लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है g r² r - 2h। तो यहाँ पर r - 2h कैसे आया है, तो हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किए हैं, इसलिए आया है। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, बाय द वे हमारे पास एक फंक्शन है q/r + a 3/2। तो 3/2 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा q r + a की पावर में -3/2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q r - 3/2। मतलब ये -3/2 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया सामने में। बाकी हायर टर्म को क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। तो ये वाला वैल्यू कैसे आया, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ऐसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही 11th क्लास के फिजिक्स में ये टर्म्स आएंगे। ये ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा ये वाला इक्वेशन, और इस टाइप का इक्वेशन आप लोग को 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम जो है कंप्लीट होता है विथ एग्जाम्पल।
अब चलिए अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ कॉमन फार्मूलेस की बात करते हैं जो कि आप लोग देख चुके हो, फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इसी को बोला गया है सम कॉमन फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। तो जिसमें से फर्स्ट फार्मूला है ए प्लस होल स्क्वायर, इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फर्स्ट फार्मूला है जो कि आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। ओके, सेकेंड फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी का क्यूब, इसको लिखा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या इसी को आप लोग और सॉल्व करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर। या इसी को हम लोग और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला है इसके बाद ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी और प्रोडक्ट में इसका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद लास्ट फार्मूला है ए का क्यूब प्लस ये बी का क्यूब होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी, उसके बाद डॉट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो, इसमें अलजेब्रा का टर्म्स भी क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स में जो थर्ड नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे तो कुछ पॉइंट आप लोग को जानने को मिलेगा जो कि आप लोग के लिए नया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एंगल के बारे में। वैसे आप सभी जानते हैं एंगल क्या होता है, फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, हो सकता है कुछ नया जानने को मिले आप लोग को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल का डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन अंडरगोज with respect to its initial position। तो एंगल क्या होता है, ये रिजोल्यूशंस का अमाउंट होता है। रिजोल्यूशंस का मतलब होता है कंटिन्यू चेंज होना। किस में चेंज होता है, रिवॉल्विंग लाइन में। किस में चेंज होता है, रिवॉल्विंग लाइन में। किसके तरफ और किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो इनिशियल पोजीशंस के रिस्पेक्ट में होता है। तो उसी रिजोल्यूशंस या उसी चेंजेस को क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। अब इसी को हम लोग ऐसे मैथमेटिकल फार्मूले से समझ सकते हैं। एंगल जो होता है आर्क और रेडियस का रेशियो होता है, या इसी को लिखा जाता है थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, जहाँ पर एस को कहा जाता है आर्क और आर को कहा जाता है रेडियस। इसको हम लोग इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ए है, एक पॉइंट ए है। कुछ समय बाद ये पॉइंट ए है वो पॉइंट बी पर चला जाता है। तो पॉइंट बी पर जाता है तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस डिस्टेंस को बोला जाता है आर्क। क्या बोला जाता है, आर्क। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर एंगल के टर्म में डिफाइन किया जाता है। ओके, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ओ और ए जो लाइन है ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस फिगर में एस क्या चीज़ है, ए बी है, और ए बी को ही क्या कहा जाता है, आर का कहा जाता है, या इसी को आप लोग बोल सकते हो रिजोल्यूशन। आर को क्या कहा जाता है, ओ ए, और ओ ए क्या होता है, रेडियस होता है, या इसी को आप लोग कह सकते हो रिवॉल्विंग लाइन। क्या कह सकते हो, रिवॉल्विंग लाइन। ओके, नेक्स्ट है थीटा। तो थीटा को कहा जाता है एंगल, या इसी को आप लोग बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजोल्यूशन। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट है जो इनिशियल पोजीशन से उसका वैल्यू जो है चेंज होता है,
तो उसके वैल्यू में कितना चेंज हुआ है उसको कौन डिफाइन करता है, उसके मैग्नीट्यूड को कौन बताता है, थीटा। ओके, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। एंगल क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है। थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, इफ अ लाइन इज रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो रिवॉल्विंग लाइन है उसका रिजोल्यूशंस किस डायरेक्शंस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तब वहाँ पर जो चेंजेस आती है या जो थीटा होती है उसका वैल्यू कैसे होता है, पॉजिटिव। कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक रिवॉल्विंग लाइन है और इसका वैल्यू जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो इनिशियल कंडीशन है और जो फाइनल कंडीशन है, तो दोनों के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। अगर यही उल्टा होता, जैसे कि इफ़ अ लाइन इज रिवॉल्व इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स, बोलने का मतलब ये है यहाँ पर जो रिवॉल्विंग लाइन है अगर इसका रोटेशन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, तो इस सिचुएशन में जो हमको चेंज का मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजोल्यूशंस देखने को मिलता, या सीधे तौर पर बोल सकते एंगल का वैल्यू क्या होता, निगेटिव होता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एंगल का वैल्यू कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है उसको भी जान लिए। ओके, आगे देखते हैं। अगर एंगल की यूनिट की बात करें, अगर हम लोग एंगल के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और क्या होता है, डिग्री। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए दो यूनिट का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट होता है रेडियन, सेकेंड होता है डिग्री। तो रेडियन क्या होता है, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे 2 पाई। तो 2 पाई को कहा जाता है एंगल का वैल्यू रेडियन में, और 360 को कहा जाता है एंगल का वैल्यू डिग्री में। और याद रखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो आई होप एंगल से रिलेटेड सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में फर्स्ट पॉइंट एंगल हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इसको आप लोग 10th क्लास में भली भांति पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग देखेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होते हैं, तो ये आप लोग पढ़ चुके हो 10th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाते हैं। और ये रेशियो जो है कब डिफाइन करते हैं, तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं किसी राइट एंगल के लिए, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए। और राइट एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट 1 एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल है ABC, जिसमें एक 90 डिग्री है और दूसरा जो है थीटा एंगल है। तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगा इसमें हमको, जिसमें से AC वाले भुजा को कहा जाता है हाइपोटेनियस और BC को कहा जाता है बेस, या इसी का एक और नाम है जिसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड, और AB को कहा जाता है परपेंडिकुलर, या इसी का एक और नाम है अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, बेस का मतलब होता है आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी राइट एंगल्स में उसके प्रत्येक भुजा को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो लिखा है उसको यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। AB क्या है, यहाँ पर AB को हम लोग बोले हैं परपेंडिकुलर। AB क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं लंब। BC क्या है यहाँ पर, तो BC यहाँ पर है बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और यहाँ पर AC क्या है, तो AC को बोला जाता है हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसका वैल्यू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, आप लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे।
तो इसका ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसी को हम लोग को लेना है। जैसे कि पंडित में से पी लेना है और हर में से क्या लेना है, एच लेना है। तो ये दोनों अल्फ़ाबेट को हम लोग को क्या लेना है, डिफाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसको सीधा देखेंगे तो ये साइन थीटा को डिफाइन करता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, अभी हम लोग कैसे चले हैं, सीधा चले हैं। सीधा चले तो हम लोग को क्या मिला, साइन थीटा। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉस थीटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार अगर हम लोग बद्री और हर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले, फर्स्ट अल्फ़ाबेट मतलब बी और एच ले, तो अगर हम लोग यहाँ पर सीधा चलें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी प्रकार अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें, उसी प्रकार अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसी प्रकार प्रसाद और बोले का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर सीधा चलेंगे, सीधा मतलब नीचे से ऊपर से नीचे चलेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम लोग इसको उल्टा चलें, उल्टा चलें मतलब नीचे से ऊपर चलें, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, कॉट थीटा का वैल्यू मिलेगा। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू हम लोग देख लिए हैं। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।